बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपकी स्क्रीन पर मैं हूँ सुहाग। चलिए स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं हरमीत सिंह। और आजकल हम बहुत सीजन एंजॉय कर रहे हैं, सर्दियाँ भी हैं, लास्ट फ्यू डेज भी और फ्राइडे भी है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। हरमीत, आप विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं और लास्ट डेज ऑफ 2023 टू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, बिल्कुल आपने दोस्त बात की कि कहीं ना कहीं जुमे का दिन है और फिर 2 दिन छुट्टी होने वाली है आपकी लेकिन बहरहाल अब आपको पता है कि फिर तैयारी अभी बहुत सारे ममालिक में हैं और हम देख रहे हैं कि ख़ासकर यहाँ पे भी बहुत सारे इलाकों में जो है न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ जगहों में जो है बड़ी सादगी से मनाने के जो है ऐलानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमें छुट्टी मिलती है या नहीं। बस जिसे सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। हमारा भी कुछ प्लान तो है पाइपलाइन में कि विंटर के लिए और फिर नए सीजन के लिए और नए आने वाले साल के लिए आपके लिए कुछ ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर लेके आए। तो हम कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ प्लान करें। बट ऑल दो कल हरमीत इस साल का सर्दियों के सीज़न का सबसे कूलेस्ट डे था, मतलब सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी है कल। तो मैंने सोचा कि इतनी ज़बरदस्त सर्दी में आपके लिए कोई ज़बरदस्त सी ऑफर लेके आते हैं। और वो ऑफर जो है वो हम नहीं बल्कि टेलीनॉर आपको दे रहा है। टेलीनॉर की वाइल्ड विंटर ऑफर जो है बड़ी एक्सक्लूसिव सी है, लेकिन हरमीत लिमिटेड टाइम के लिए है। और इसमें बेसिकली मंथली सोशल टीम प्ले ऑफर आपको मिलेगी, जो कि हरमीत पहले 200 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब 150 यानी 150 रुपीज में आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। और ये आप एंजॉय कर सकते हैं वाइल्ड विंटर ऑफर पे, जो कि टेलीनॉर की तरफ से है। वैसे सोरा, अगर हम बात करें इतना सारा फ़ायदा मिलेगा सिर्फ टेलीनॉर पे, तो यकीनन अभी भी मेरे ख्याल में जितना लोग हासिल करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो बड़ा आसान सा तरीका है भाई। वाइल्ड विंटर डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप सीधा आपके पास टेलीनॉर की ऐप है, टेलीनॉर के रिटेलर्स के पास आप जा सकते हैं या इजी पैसे के थ्रू आप इसको हासिल कर सकते हैं और इसका मोर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये सारे वो मीन्स और मीडियम्स है जिसके थ्रू आप ये ऑफर जो है यो यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ऑल दो अगर विंटर है और विंटर्स को एंजॉय कर रहे हैं, साल के आखिरी दिनों को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप थॉरली इस ऑफर को भी एंजॉय करें, जो कि पहले आपको 150 रुपीज़ में नहीं मिलती थी, लेकिन अब विंटर को सेलिब्रेट करने के लिए 150 रुपीज़ में आपको ये ऑफर मिलेगी। और मंथली सोशल टीम प्ले ऑफर का नाम है, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। और जो मीडियम्स आपको हरमीत बाजी ने बताए हैं उसको यूटिलाइज करके आप जो है वो इसको यकीनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमने आज हम नहीं बल्कि अपने प्रोग्राम हो, करंट अफेयर का प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या हमारी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, आजकल एनालिसिस मूड में चल रहे हैं हम, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। एक तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे होगा, और मंडे के साथ साथ आपको पता है कि साल का नया दिन भी होगा, यानी 1 जनवरी ऑफ 2024। तो आजकल जो है जहां पर हम बोलबाला देख रहे हैं कि भी इलेक्शन होने वाले हैं, किसी ने नामजदगी के कागजात जमा करा दिए हैं और किसी का जो है वो कागज फाड़ दिए हैं, कोई इन है, कोई आउट है, कोई जेल में है, कोई जेल से बाहर है, कोई कैंपेन चला रहा है, कोई कैंपेन नहीं चला रहा। खैर, ये बहुत सारी चीज़ें हम सियासत में तो सुनते रहते हैं, लेकिन अगर हमने एनालिसिस करना है तो फिर आपको पता है सोशल मीडिया से भी करना होगा। तो आजकल के प्रोग्राम में वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमेंगे, कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो है वो हमें छोड़कर चले गए, कौन सी ऐसी नई चीज़ें हुई हैं 2023 में। AI का अच्छा खासा एक हाइप हमने देखी, एक रोला पड़ा रहा और उसको हमने एड्रेस किया। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जो कि हमारे मेन स्ट्रीम के होते हैं, आपने AI की न्यूज़ एंकर्स भी देखी, आपने हरमीत बाजी और सोहा के अलावा सना को देखा, और ऐसे बहुत सारे नाम हमारे इर्द गिर्द घूमते रहे जिन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपना काफ़ी जलवा दिखाया। बट ऑल दो AI को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्टली हमने आज एनालिसिस करना है इस चीज़ पे कि हर किसी की डेफिनेशन सक्सेस को लेके क्या होती है, क्या होनी चाहिए। सक्सेस आपके लिए क्या है, आपने इस बारे में ज़रूर सोचना है, क्योंकि एक ज़बरदस्त सा सेगमेंट होगा आज के प्रोग्राम में और जो हमारे साथ सीनियर एक्सपर्टीज़ होंगी इस पर बात करने के लिए, वो ज़रा टू बी कंटिन्यू छोड़ देते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और नए आने वाले साल में हरमीत हम जब बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में, चूँकि आपको पता है कि न्यूज़ मॉर्निंग शो की जब हम बात करते हैं तो ख़बरें इकट्ठी करके लेके आते हैं। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में आपको पता है कि जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें PTI एक वाहिद ऐसी जमात है हरमीत जो कि कैंपेन ऐसा नहीं कर रही, लेकिन इनकी कैंपेन होती चली जा रही है, क्योंकि जो निगरान सेटअप कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन का अमला कर रहा है, जो दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, अगर जेल में है PTI के बानी चेयरमैन और इसके अलावा आपके वाइस चेयरमैन भी, उसके बावजूद भी कोई कैंपेन ना चलाते हुए भी दीगर तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो फ़ायदा जो पहुंचा रही हैं, सियासी फ़ायदा PTI को, उसकी वजह से कैंपेन आम आदमी तक पहुंच रही है और इस चीज़ का तासुर जो है वो दीगर सियासी जमातें भी हरमीत अच्छा खासा ले रही हैं। बिल्कुल
आपकी बात दुरुस्त है सुहा। अगर हम देखें जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आम आदमी के सामने पहुंच रही है और फिर हम सोशल मीडिया का जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें बड़े खुल के आ रही हैं, तो उससे जो बहुत सारे लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनकी जो सोच, उनका जो मौक़िफ़ है वो तब्दील होता नज़र आता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब गिला भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही गिला कर रहे हैं कि ज़्यादती नहीं हो रही है बल्कि पीटीआई को उभारा जा रहा है, दोबारा उसको मौका दिया जा रहा है। सो सिचुएशन तो इस किस्म की हमें नज़र आती है, लेकिन बहरहाल 8 फरवरी तक बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेचैनी से बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो इसी इंतज़ार में हैं कि उनका जो मंशूर है वो कब आम होगा, वो बयानिया कब आम होगा और कहीं ना कहीं जो टारगेट रखा गया है मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से उसको कैसे अचीव किया जाए। हरमीत, नया साल जब आता है, हम नए साल की बात करते हैं तो आपको पता है फिर हम किसी नई पार्टी को नहीं भूल सकते ना। और कल का जो हमारा प्रोग्राम था, आपको पता है हमने नायाब अली को भी इंट्रोड्यूस कराया और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स, संदल खटक जो है कल उनकी खबर भी मेरे सामने से गुजरी सोशल मीडिया पे। तो जो ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो थोड़ी हाइप रखती हैं और वो इस चीज़ को समझती है कि हमें भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, तो मैं इस इनिशिएटिव को हरमीत सेकेंड करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से जो देखने वाले लोग हैं वो रिलाई करें ना करें, वोट करें ना करें, एटलीस्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक मौरूसी सियासत से निकल के एटलीस्ट ऐसे लोगों को अब देख रहे हैं सियासत में जिनका ताल्लुक जो है वो किसी भी ऐसे ख़ानदान से नहीं है, जिनकी 2 से 3 से 4 जनरेशन्स जो हैं वो आपको सियासत में नजर आई हों। बट ऑल दो अगेन प्रोग्राम का शुरू हो या आखिर हो, हरमीत हम ये बात करते हैं कि भी आपने जब वोट करना है ना और वोट का राइट इस्तेमाल करना है तो आपने इसको रॉन्ग इस्तेमाल नहीं करना, राइट ही इस्तेमाल करना है। तो ये रॉन्ग राइट जो है उसका डिसीजन आपने लेना है और ये डिसीजन ज़रा आप सोच समझ के लीजिएगा। तब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सियासी सिनेरियोस पर उनसे हम जरा बातचीत कर लेते हैं हरमीत, क्योंकि हम बहुत बात करते हैं सियासत के बारे में लेकिन बड़े टू द पॉइंट सवाल कर रहे हैं मेरे नज़ीर लगारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। काफी लंबे अरसे बाद आपने हमें टाइम दिया है। वैसे तो ऑन एंड ऑफ हरमीत और मैं आपसे चिट चैट करते ही रहते थे, लेकिन चले अब आजकल जो है वो सुबह सवेरे शाम दोपहर चाय पे और खाने पे हर जगह सियासत में सिर्फ इंतखाबात की बात हो रही है। हम बड़े सवाल करते हैं अपने तमाम आने वाले लोगों से और मेहमानों से। आप सिर्फ ये बता दें कि आप किसका होमवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं तमाम सियासी पार्टीज में? मुझे तो पीटीआई का सबसे स्ट्रांग लग रहा है। ओहो, यही मैंने कहा था। अच्छा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिन लोगों को कहा जा रहा था कि इनके तो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने जा रहे हैं, जिनके लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है बहुत बड़ा, उसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और उनके सीनियर वाइस चेयरमैन को पिछले दिनों जिस तरह से बाकायदा जेल के अंदर हाथापाई तक की गई है, तो मेरा ख्याल यह है कि अब एतराफ करना चाहिए कि आपके हाथ नहीं है और एतराफ कर लेना चाहिए कि जनाब आप उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करें जिन लोगों ने इनके कागजात नामजदगी छीने या जिन लोगों ने इनके साथ इस तरह का तर्ज अमल किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है कोई ऐसे कमाल है। मैं अब भी ये समझ रहा हूँ कि स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स लाडले को अब भी लाडला बनाए हुए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, और वही आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, मैं और हरमीतना भी यही डिस्कस कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, जो चीजें हमारे सामने और जिस तरीके से आई हैं सर, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे वो तमाम तरह क्लिप्स आए जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। फिर जिस तरीके से हमने ये देखा कि उकाड़ा के जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो बाकायदा फूलों का हार लेके उन लीगियों को सपोर्ट करती नजर आती है, लेकिन जैसे पीटीआई वाला थे तो उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं। आप कहते हैं कि लाडला फिर वापस आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सारी सिचुएशन में न कैंपेन हो रही न कुछ और हो रहा है, कैसे आप कहते हैं कि पीटीआई आगे आ जाएगी? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग तैयारी कर चुकी है चौथे वज़ीर आज़म बनने की। सर, पूरी तैयारी मैं वो तो शायद बन सके न बन सके, इसकी मुझे तो नहीं कोई चीज नजर आ रही है ऐसी। मसला यह है कि अगर स्टेट चाहती है, इससे पहले पिछले 75 साल में जो कुछ उसने चाहा वो किया, या स्टेट बेबस हो गई है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। क्या 19 मई के बाद भी स्टेट का ये सूरत हाल है कि वो
वो नहीं चीजों को ठीक कर पा रही है या अपने हिसाब से नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है स्टेट जो है वो फेल हो रही है। और अगर स्टेट फेल हो रही है तो बहुत सी चीजों में फेल होगी। एक, इमरान खान के आगे सरेंडर नहीं करेगी, फिर उसको बहुत कुछ सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट को। अच्छा नज़ीर खान साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस करते हैं कि हम अगर इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं और हरमीत इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि वो इंतज़ामिया हो इलेक्शन कमीशन की या इंटरिम गवर्नमेंट हो, देखने में ये आ रहा है कि पीटीआई ऐसे कोई कैंपेन नहीं कर रही, लेकिन उनके जो सियासी रवैये हैं वो बता रहे हैं कि कितना फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है। लेकिन जो फ़ायदा नून लीग को हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आने के बाद जिस तरह से राह हमवार हुई, क्लैरिटी मिली उनको चीज़ों को लेकर, और अब लाडला प्लस, किंग पार्टी, ये सारे टाइटल उनके पास भी तो है ना। हाँ, यही हुआ है। असल बात यही हुई है कि उन्होंने ये समझा था कि हमारे लिए वही हलवा तैयार किया जाएगा जो 2018 में लाडले के लिए तैयार किया गया। ये हलवा उनके लिए तैयार नहीं किया गया था, ये हलवा वो नहीं खा सकेंगे। ये हलवा फिर उन्होंने खाना है जो हाइब्रिड रिजीम लाने के लिए पाकिस्तान में कोशिशें की गई थी, वो कोशिशें तर्क नहीं हुई हैं, वो कोशिशें अब भी जारी हैं और स्टेट वही काम कर रही है। उसके नतीजे क्या होंगे ये हमें नहीं मालूम है। पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या, ये खुद स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स जाने, जो स्टेट को चलाने वाले हैं वो जाने हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है स्टेट सबमिट कर चुकी है, स्टेट सरेंडर कर चुकी है। और ये जो सोशल मीडिया बयाने वाले लोग हैं, और मैं इनको अब भी नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स ये चाहते हैं। नजीर लुगारी साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो है उसका ख्याल है कि 8 फरवरी होगा, इलेक्शन होगा, तो तब कहीं ना कहीं हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर, आपका तवील तजुर्बा है, माजी में आप मुख्तलिफ इलेक्शन को कवर कर चुके हैं, क्या लगता है 8 फरवरी का इलेक्शन आप उसको कैसे देखते हैं, उस दिन को कैसे देखते हैं? क्या अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके बाद ठीक हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं सूरत हाल फिर 1977 की तरफ हम धकेल रहे हैं? सर नहीं, 1970 की तरफ जो सूरत हाल बिल्कुल और थी। 1970 में तो एक तूफान आया था और वो एक डिजास्टर था, नेचुरल डिजास्टर था मशरकी पाकिस्तान में। ये जो डिजास्टर आया है ये सोशल मीडिया का, ये खुद स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स का लाया हुआ है, स्टेट के ही लोगों का लाया हुआ है, और उन्होंने ये सब कुछ किया है। उसका नतीजा भी वो खुद भुगतेंगे, जाहिर है आम आदमी भुगतेगा। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है, कोई डिजास्टर होता है, कोई माशी डिजास्टर होता है, या कोई और किस्म का कोई जिवाल आता है, तो उसका नतीजा सब भुगतेंगे। लेकिन इलेक्शन अगर होते हैं तो ये उस सैलाब की तरह होंगे जो 1970 में आया था और फिर उसके बाद इंतखाबात हुए। ये जो आपने रिलेट कर दिया ना, ये सवाल हमने काफ़ी एनालिस्ट से किया कि हम अगर 77 की बात करें और 70 की बात करें तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि उस वक्त जो इंतखाबात हुए वो भी ऐसे हो सकते हैं और उसका फिर रिजल्ट भी सेम हो सकता है। लेकिन आप बताएं कि जो अगर मगर है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है कि अगर इंतखाबात हो गए तो फिर ये सिचुएशन होगी, अभी भी ये एग्जिस्टेंस आपको नजर आती है? कोई हो सकता है आगे पीछे काम? मसला ये है कि अगर वो फिर अगर यहाँ फिर अगर आ गया है ना कि अगर जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर है, अगर वो पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं तो उस हिसाब से सोचेंगे। अगर वो पाकिस्तान के बारे में, पास है बागडोर, हम तो समझते हैं सियासतदानों के पास या लीडरान के पास या जो इक्तदार में उनके पास है। क्या है इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। 70-75 साल में पाकिस्तान की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हुक्मरानों के पास, वजीर आजमों के पास, वज़रा के पास क्या चीज रही है? इनके पास सांस लेने का अख्तियार शायद होता है और वो सांस लेते हैं, इसके अलावा कोई उनके पास अख्तियार नहीं होता है। अख्तियार ताकत के मराकज के पास है, फिर वो अदलिया के जरिए इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। अख्तियारात इनके पास नहीं होते हैं। ये सिर्फ जो है वो अपने आप को बाख्तियार साबित करने के लिए या जाहिर करने के लिए जाकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता है। अच्छा सर, एक और बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है, एक और चीज अगर हम देखें जो जो चीज हमारे सामने आई है वो ये है कि इलेक्शन जो आप फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हालात उसी तरह नहीं नजर आ रहे जो सब देख रहे हैं। लेकिन सर, अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मैदान में है कि इलेक्शन आपने कराने, लेकिन शफाफ इलेक्शन के हवाले से कहीं ना कहीं हमें वहां से कोई ऐसी कोई खबर न नजर आती है। दूसरा दिन है, सुप्रीम कोर्ट बंद है। क्या लगता है सर आपको, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं होते तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर भी आयद होगी? देखें, इलेक्शन की शफाफियत एक बिल्कुल अलग सवाल है, इलेक्शन का इनेकाद बिल्कुल अलग सवाल है। इलेक्शन के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग सूरत हाल है। मुझे इस वक्त वफाक के लिए खतरात नजर आ रहे हैं और खुदा ना करे कि ऐसा हो। बस मेरी सबसे बड़ी दुआ ये है, खैर हम भी करते हैं, सब कुछ हो
लेकिन पाकिस्तान का वफाक जो है उसको सलामत रहना चाहिए। मुझे उसके बारे में इमरान खान की कही हुई बात फिर नजर आ रही है। क्या? और मैं ये कह रहा था, उन्होंने कहा था बहुत पहले जब उनकी हुकूमत खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े करने का मंसूबा बनाया गया है, और मैंने उस वक्त कहा था कि अगर ऐसा कोई मंसूबा है तो ये उसका हिस्सा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मंसूबा हो, अल्लाह ना करे कि सब कुछ हो। मुझे खतरनाक हालात नजर आते हैं। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त कौमी मुफाद के बारे में सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स। आर्मी चीफ का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि हर ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा रिलेटेड टू इंतखाबात। तो सर ये आप देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम ये समझे कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसको मेक श्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस से और तमाम तरह अगर बजट को कीप इन माइंड रखा जाए तो वो हर ताउन फराहम करेंगे हर किस्म का। सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, लेकिन इन इकदाम को कौन रोकेगा जो रोजाना माजी के और हाल के लाडले को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपने कितनी जगह पर देखा है, उकारा वाला देख लिया ना, आपने 10 देख लिए होंगे, उनने 3,500 कागजात या 3,000 से ज्यादा कागजात जमा करा लिए हैं। तो ये इसका मतलब ये स्टेट रोक रही थी? नहीं रोक रही थी। स्टेट रोकना चाहती तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। वो कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया है, अपने कागजात जमा करा लिए हैं, वो जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, और ये जो कुछ भी चाहें वो करते रहें। नतायज ये बनाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं भाई। ये जो कुछ हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है वो कर रही है। नज़ीर लुगारी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, बल्कि पाकिस्तान में किसी की भी तारीख नहीं मिलती जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने ना बनाया। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर इलेक्शन होता है और फिर जो मंतखब होता है, जो शख्स आता है, आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई बड़े ज़बरदस्त तरीके से ताकतवर होगा, कहीं ना कहीं उस कुर्सी का इस्तेमाल उसी तरह कर सकेगा, या जो 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा जो क्रेडिट हर चीज का जो रोड कर क्रेडिट देते थे, जो भी आएगा वो पाकिस्तान को मैनेज बेहतर तौर पर नहीं कर सकेगा। जितनी मेजॉरिटी से भी आए उसने बिलाकर इंतकाम से शुरू करना है और इंतकाम पर खत्म करना है। वो शदीद किस्म का इंतकाम लेगा और वो आने के बाद तमाम मुखालफिन को जेलों में बंद करेगा और उसके बाद मुल्क की सलामती से खेलना शुरू कर देगा। ये इंतकाम से एक बात याद आई, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे तो पहला जो स्पीच उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया, मैं बड़ी मुफाहमत की सियासत को समझता हूं कि मैंने आगे यही लेकर चलनी है, लेकिन एहतसाब या हिसाब तो होना चाहिए, इंतकाम की मैं बात नहीं करता। आप क्या समझते हैं कि इस स्टेटमेंट से वो कहते हैं कि मैं कुछ कहूंगा भी नहीं लेकिन मैं छोड़ूंगा भी नहीं? इसी का नाम है ना, जिसको मैंने इंतकाम कहा है, वो उसका दूसरा नाम एहतसाब है। उन्होंने जो एहतसाब लिया था अपने पूरे दौर के अंदर, बेनजीर भुट्टो का वो एहतसाब था जिस तरह से किया है। कोई ऐसा दौर नहीं है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तारीख में, कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें आसिफ अली जरदारी ने उनके पहले दिन से आखिरी दिन तक जेल न काटी हो, सवाए ये 2013 वाले दौर के। और उसके अलावा उन्होंने जितना भी अरसा जेल में गुजारा है वो जनाब मियां नवाज शरीफ की इनायात के सबब गुजारा है। मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को उनकी जिंदगी दो तरह की, लोग जाते हैं जो उम्र कैद काटने के लिए 7-8 साल काट करके आते हैं, इस तरह की 2 उम्र कैद आसिफ अली जरदारी ने काटी है इनके दौर में। और कोई चीज यार किसी कोर्ट से साबित करवा देते ना, एक साबित करवाया था वो भी आपने जज कर लिए तो जजों के आपके फोन पकड़ेंगे। नज़ीर लुगारी साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे, अगर हम देखें जरदारी साहब का जो बयानी आजकल का अगर हम देखें, 16 महीने कहीं ना कहीं बचाने का फार्मूला था, उसमें भी जरदारी साहब का एक अहम रोल है। अभी भी बिलावल भुट्टो साहब जब फ्रंट पे आना चाहते हैं नून लीग की तरफ, तो जरदारी साहब जो है सीधा आके कहीं ना कहीं नून लीग के सपोर्ट में आ जाते हैं। क्या लगता है कि सर ये दोनों बाप बेटे जो हैं कहीं ना कहीं जरदारी साहब नून लीग से ही फायदा उठा के सदर की कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं, या बिलावल भुट्टो अपने तरीके से खेल के आगे निकलना चाहते हैं? मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि आसिफ अली जरदारी को सदारत का मनसब चाहिए। वो 5 साल मुल्क के सदर रह चुके हैं, इसके अलावा उनसे और कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे जब सदर बन जाएंगे, जो उनकी अपनी हुकूमत नहीं होगी। तो बिलावल के बारे में क्या ख्याल है, यही बता दें। बिलावल तो कर सकते हैं ना, वो उम्मीदवार है। नहीं, बिलावल कर सकते हैं कि बिलावल जीतेंगे तो करके आएंगे ना। मसला ये है कि अब मुझे इस तरह का सही अंदाजा जब कुछ दिनों में जाकर पता चलेगा कि इन्होंने पीटीआई ने और कागजात कहां जमा कराए हैं, कहां पर यह हुई है। मैं कहता हूं कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स ने इनकी सहूलतकारी की है, सब कुछ किया, ये भी कि ये और पॉपुलर हो जाएं, तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा कागजात छीने। शाह महमूद कुरैशी का वाकया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मजलूम की मजलूमियत बढ़ती रहे और उस
उसका पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहे और नतीजा भी उनके ख्वाहिश के मुताबिक हो। ये उनके अब भी लाडले हैं और उनसे नतायज जो हासिल करना चाहते हैं। सर, हमने एक्स लाडलों की, करंट लाडलों की, फ्यूचर लाडलों की बात कर ली। आप नए आने वाली पार्टी के बारे में बताएं। कोई लास्टली कमेंट कर दें इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बारे में। वो कहते हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे आपको और मुझे, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो। अल्लाह करे वो जीत जाएं और 300 यूनिट दें तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं तो दुआ गो हूं कि जीत जाए इस्तेहकाम में पाकिस्तान वाले और फिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम में बड़ा हिस्सा लें। हम तो उनके लिए ख्वाहिश कर सकते हैं। हमें तो बहुत से खतरात नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कोई खतरा हो। फिलहाल तो सर 4.5 रुपए महंगी हो गई है बिजली। खैर अगर और महंगी हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, रोशन पाकिस्तान की तरफ या फिर एक अंधेरा जो हमें यहाँ से नजर आ रहा है इंतखाबात में। थैंक यू सो मच नज़ीर लगाई साहब, बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं हरमीत ये लाहौर वालों के तो मजे हैं, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट लाहौर में हमने देख ली है ना। अगर आप जिना की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, कवेलरी ग्राउंड की बात करें, कलमा चौक की बात करें, बड़ा खूबसूरत सा हम देखते हैं कि उन्होंने फ्लाईओवर भी बना दिया है, अंडर पासेस बना दिए हैं। पेरिस एक ज़माने में था, लेकिन अब पेरिस से बात आगे निकल गई है। लेकिन ये है उन तमाम लोगों के लिए जो कि गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले हुए हैं। अब पैदल चलने वालों की फिक्र कौन करेगा। जिना से अगर हम बात करें तो आपको पता है बड़ा खूबसूरत सा फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री एक रोड बनाई गई है पीको रोड तक। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू बी लाइक हरमीत, कि वो इनकम्प्लीट है। वो इसलिए क्योंकि आपने गाड़ी में चलने वालों के लिए तो सिग्नल फ्री सड़क बना दी, लेकिन जिन्होंने पैदल चलना है वो क्या करेंगे। ना उनके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और ना उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह बनाई गई है। सिग्नल को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक पैकेज रिपोर्ट है हमारे पास आपको दिखाने के लिए। जस्ट हैव अ लुक। जिना हसब साल से ये एक बड़ी खूबसूरत मौलाना शौकत अली रोड को बना तो दिया, जो सबसे बड़ी गलती की गई, यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं कि इस सड़क के ऊपर और क्या मसाइल जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। मौलाना शौकत अली रोड कॉरिडोर फ्री तो बन गई, ताहम उजलत में बनाई गई इस सड़क के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। सड़क किनारे चलने वालों के लिए फुटपाथ ही नहीं, शहरियों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। कॉरिडोर फ्री होने से गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ गई है। जो पहले 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती थी, अब 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। सड़क के दरमियान और किनारों पर लगे कैट आई गाड़ियों के टायरों के लिए नुकसानदेह होने के साथ साथ हादसे का सबब भी बन सकते हैं। मौलाना शौकत अली रोड पर मुतअद्दिद कॉलेज, निजी और सरकारी इदारे मौजूद हैं, जबकि टाउनशिप और कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट होने की वजह से हैवी ट्रैफिक और सड़कों पर शहरियों की चहल पहल मामूल से ज्यादा है। कैमरामैन रेहान शेख के हमरा सुधीर चौधरी, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। कल हमने एक और रिपोर्ट दिखाई थी हरमीत, उसमें हमने ये बताया था कि 2023 में रोड एक्सीडेंट कितने ज़्यादा हो गए हैं, बाइक चलाने वाले और पैदल चलने वाले जो कि जिन्हें हिट कर दिया जाता है। अब जब सड़क आप डिज़ाइन करते हो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो उसका एक डिज़ाइन होता है, उसमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी होती है, फुटपाथ को भी कीप इन माइंड रखा जाता है और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो शहरी ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करें? अगर हम देखें, हमारे पॉलिटिशियन को बड़ी उजलत होती है और यही उजलत इसलिए होती है कि भाई हमने दिखाना है, करके दिखाना है और हमने ये दिखाना है कि भाई ये हमने किया है और ये तख्ती हमारे नाम लग जाए। लेकिन हम ये सारा काम अवाम के लिए करते हैं, अवाम के पैसों से ही करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियासत अपनी भी चमकानी, अपना भी नाम बन जाए, अपना भी नाम रह जाए, ये तख्ती हमारी नाम की भी बन जाए। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट, आप देखें कि दुनिया भर में क्या 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है। ख्याल ये कि फुटपाथ पर चलने वाले लोग, उनके लिए फुटपाथ लाजिम है। जो बाइक जा रही है उसके लिए एक अलग जो है वो लाइन बनाई जाती है, उसी में बाइक ही जा सकती है, कोई और गाड़ी नहीं जा सकती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की आपने बात की, कहीं ना कहीं हमें वो नजर नहीं आता। आप यहां पे देखिए, फुटेज में भी नजर आता है कि बेचारे कोशिश करते हैं, जाते हैं तो ऊपर से इतनी तेजी से जो गाड़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर
फिर अपनी जान बचानी या फिर वापसी की तरफ चले जाते। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल जब भी सड़कें रोड्स वगैरह बनती हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे हम देखें शहर दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें में हमें कोताही नज़र आती है। अब अभी कहीं ना कहीं एक मॉडर्न एरा में दाखिल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि इंसान की जान सबसे अजीज़ है, सबसे ज़्यादा। अगर किसी ने, क्योंकि गाड़ियाँ फिर भी बन जाती हैं, मोटरसाइकिल फिर भी बन सकती है, लेकिन इंसान की जान अगर चली गई, अगर एक टांग टूट गई तो फिर उसका जुड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाता तो आप कर लें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं जब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन छोटी चीजें जो हैं उनका ख्याल रखना लाजिम है। देखिए, आपने बजट निकाला, फंड्स अलॉट किए, आप अगर एक चीज डिजाइन कर रहे हो तो इसे प्रॉपर्ली कर लो। पता नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। खैर, हम सुधीर से जान लेते। सुधीर, आप बताएं कि आप एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और अगर ऑन स्क्रीन नजर आ जाए तो मैं भी देख लूँ कि वो कहाँ मौजूद है, बिकॉज जिस सिग्नल फ्री रोड की हम बात कर रहे हैं हम वहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रिज की भी, और इर्द गिर्द जो मुझे नजर आ रहा है कि आप जरा साइड पे ही हो जाए तो बेहतर, बिकॉज हमें हमारे रिपोर्टर्स बड़े प्यारे हैं, हमें रिपोर्ट करना है उन्होंने। हम देख रहे हैं कि साइडों पे ये बहुत छोटी वॉल्स नजर आ रही हैं, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए? जी, सबसे पहले तो वेरी कूल मॉर्निंग, आज बड़ा ठंडा ठार मौसम है, हवा में नमी का तनासब 98% है और सख्त सर्दी है आज। दूसरा, आपने कहा कि मैं इस वक्त हूँ अकबर चौक फ्लाईओवर के ऊपर, हाँ। जो रिसेंटली इसका इफ्तिताह किया गया था। 3.1 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, 10 माह में मुकम्मल करना था, लेकिन पंजाब स्पीड ने इसको सिर्फ 7 माह में मुकम्मल कर दिया। वेरी गुड। दूसरा, आपने पूछा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे साइड पे ये जो चौर है, ये तकरीबन 2.5-3 फीट की है। ये वो फेंसिंग है जो इस पुल की साइड पे लगाई गई है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए या पैदल यहाँ से चलने वाले जो है उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क है कि यहाँ से किसी भी वक्त अगर कोई बच्चा है, खातून है, अगर उसका सर चकरा गया या नीचे देखते हुए कोई मसला हो गया तो वो उसके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। इस पुल की मैं खसूसियत आपको बताऊँ कि ये पीको रोड से लेकर जिन्ना अस्पताल तक कॉरिडोर फ्री हो गया है इस पुल की वजह से। और मेरे सामने वाली साइड पे मॉडल टाउन है, उसके साथ फैसल टाउन है, उसके साथ गार्डन टाउन है, न्यू गार्डन टाउन है। मेरे राइट साइड पे जौहर टाउन है, उसके साथ टाउनशिप है, और इसके पीछे अगर हम चले जाएं तो केनाल रोड शुरू हो जाती है जो कि ठोकर की तरफ जाती है। अगर सामने वाली साइड पे चले जाएं तो इकबाल टाउन शुरू हो जाता है। बड़ा खूबसूरत ये लिंक है, गवर्नमेंट ने बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो कमी है, जब इसकी फिजिबिलिटी बनी, जब इसका PC1 बना, तो किसी ने, जब इसकी ड्राइंग बनाई गई तो किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग भी रहते हैं, यहाँ पे वो लोग भी रहते हैं जो कि गरीब हैं, सारे गाड़ियों पे मोटरसाइकिल पे नहीं आते। जो साइकिल चलाने वाले हैं वो कहाँ पे जाएंगे, जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए फुटपाथ नहीं बनाया गया। अच्छा सुधीर, यही जो आपने आखिरी बात की है ना, यही सवाल आपने एक अच्छी चीज को मेंशन किया है। अगर हम देखें जो छोटी छोटी चीजें नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो सही, अगर हम देखें जो फुटेज आप लेके आए हैं, जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो रिपोर्टिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। क्या वजह है कि इन सारी चीजों को क्यों साइड लाइन पर करके, क्या यही वजह थी कि हमने जल्दी से जल्दी तख्ती लगानी है? मुझे तो यही है, मैंने जैसे पहले बताया कि ये 10 माह का प्रोजेक्ट था, इसको 7 माह के अंदर मुकम्मल करके इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। अभी भी नीचे हम देख के आ रहे हैं कुछ तामीराती काम चल रहे हैं। मेरे राइट साइड पे एक बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है शादरा चौक फ्लाईओवर, कैवलरी अंडरपास, बेदिया रोड अंडरपास, मौलाना मोहम्मद जौहर अली टाउन अंडरपास। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये निगरान हुकूमत के अंडर जो हैं वो जेरे निगरानी चल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस निगरान मुझे ये बताएं, आपने जिन एरियाज का नाम लिया ना वो मोस्ट रशी एरियाज हैं। जोहर टाउन साथ एफिलिएट होता है, जिना की आपने बात की, टुवर्ड्स आपके बिल्कुल सामने जो है वो मॉडल टाउन है। फेंसिंग की आपने बात की कि नहीं है, रेलिंग भी हमें नजर नहीं आ रही। अब जो सिग्नल फ्री रोड की हम बात कर रहे हैं, क्या आपने देखा है कि पूरी रोड पे उन्होंने यू टर्न्स बना दिए हैं? मतलब यू टर्न बनाए मतलब ये कि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं आपके रेड लाइट को, तो वहां पर रेड लाइट नहीं है, मतलब जो गुजरने वाले हैं वो धड़ाधड़ गुजर रहे हैं, उनको नहीं पता बाइक आ रही है, रिक्शा आ रहा है, गाड़ी आ रही है। क्या पूरी रोड पे कोई एक फुटपाथ भी नहीं है? जी, पूरी रोड पे पैचेस के अंदर छोटे छोटे फुटपाथ हैं। अच्छा। लेकिन जो पैदल चलने मुसलसल, जिसने 1 किलोमीटर चलना है, उसके लिए मुसलसल फुटपाथ नहीं है। उसको कभी नीचे उतरना पड़ता है, कभी वो सड़क के दरमियान होता है।
बड़ा डेंजरस है। जब से ये यू टर्न बन गए, कॉरिडोर 3 बन गया है, तब से इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक की स्पीड पहले 30 से 40 या हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा होती थी, अब वो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है। मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी सवार हैं, उनको फिक्र नहीं है कि कहीं से अचानक हमें जो है सिग्नल मिलेगा, तो उसकी स्पीड जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे सरकारी प्राइवेट दफातर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके जो लोग सड़क पार करने के लिए जो ही वो सड़क किनारे होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जो है ना वो यूं ही महसूस होती है कि वो दांव पर लगाकर ही सड़क पार करेंगे। तो ये एक मुश्किल सा मरहला है। इसके लिए सुधीर, एक और चीज जो पैदल चलने वालों के लिए तो खतरा है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि गाड़ी बड़ी तेज स्पीड से आती है, उसको पता है कि भाई साहब आगे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। इसमें पैदल वालों के लिए तो हमने बात कर ली, कहीं ना कहीं गाड़ी वाला जो बैठा है या बाइक वाला जो बैठा है उसको पता है कि सिग्नल नहीं है, जाना मैंने अपने ही तरीके से है, उसका भी तो नुकसान होता है अगर अचानक कोई आता है या कहीं ना कहीं कोई हल्की सी ब्रेक भी लगती है, कोई जो स्पीड उसने रखी है तो उसका भी तो नुकसान है। जी बिल्कुल उसका नुकसान है जी। अगर कोई भी किसी को बाइक लग जाए, किसी को गाड़ी लग जाए, जिसके साथ एक्सीडेंट होगा उसका तो होगा ही, लेकिन उसकी गाड़ी का भी नुकसान होगा, उसका वक्त भी ज़ाया होगा, उसको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों एक कम उम्र बच्चा यहाँ पे वो गाड़ी चला रहा था, तो वो चिंची के साथ टकरा गया, तो उसके नतीजे में वो 2-3 एक तो मौत वाक़या हो गई और 2 हादसात, खातून जख्मी भी हुए, एक उसके अंदर बच्चा बैठा हुआ था वो भी जख्मी हुआ। तो ये बहुत सारे डेली अच्छा सुधीर, आपने जो रिपोर्ट हमें दिखाई है ना, और आपने जो पब्लिक रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट में हमने एक आंटी को देखा, हम तो देखे परेशानी हो गई। आंटी पहले फॉरवर्ड गई, फिर बैक चली गई, और आंटी को कंफ्यूज थी, पूरी समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली ये आंटी की बात नहीं है, ये उन जैसी बहुत आंटीज की बात है जिन्होंने रोड क्रॉस करनी है और पैदल ही चलना है, 11 नंबर पर सफर करना है, उनके पास ना बाइक ना गाड़ी, तो हमने उन लोगों की बात भी करनी है। आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब ये सड़क बन रही थी, ओवरहेड ब्रिजेस भी थे, ठीक है, सिग्नल्स भी थे, कुछ चीजें पुरानी है, जो आप कह रहे हैं कि फुटपाथ है, मैं इस रोड को नॉर्मली यूज करती हूँ, वो फुटपाथ पुराने हैं। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाजुकात ये भी होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसकी इनॉग्रेशन हो जाती है, लेकिन काम तामीराती होता रहता है। तो क्या हम ये रख सकते हैं स्टांस कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि वक्त से पहले आपने ये काम कर दिया, लेकिन जो चीजें इसमें नहीं हैं उसको इंक्लूड कर दिया जाए, फिर तामीरात को मुकम्मल किया जाए, ये स्टांस रखा जा सकता है? अभी तक तो हमें कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे ऐसा कोई काम हो रहा हो। यहाँ पे आपने जो जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसमें मेंशन करता जाऊँ कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, यहाँ पे कॉलेजेस स्कूल बंद हैं। हाँ। जब स्कूल कॉलेजेस खुले होते हैं, यकीन करें इतना रश होता है, जो सड़क पार करने वाले हैं, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है, कोई ज़मीन दोज ऐसा रास्ता नहीं है सड़क पार करने के लिए। इस पूरे 6 से 7 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है। एक जिना अस्पताल के ऊपर पेडेस्ट्रियन है जो कि मरीजों के लिए है, सड़क पार करने के लिए। एक उसके आगे जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन बनाया गया है। लेकिन इस 6 से 7 किलोमीटर जो इसका पूरा एक एरिया है मौलाना शौकत अली रोड इस प्रोजेक्ट का हिस्सा कोई ओवरहेड ब्रिज नहीं है, इर्द गिर्द दोनों साइडों पे लाखों लोग जो है यहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी चीज इस सड़क को पार करने के लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत सुधीर, एक और चीज जो हम देखते हैं नॉर्मली बहुत सारे जो ये प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम इस पे चल रहा है सुधीर, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि हम देखते हैं कि पंजाब का वज़ीर आला जब जो भी आता है उसको बड़ी ख्वाहिश होती है तख्तियां लगाने की, मैदान में उतरने की। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हाईवेज बन जाते हैं, बड़े बड़े इस तरह सिग्नल फ्री रोड्स बन जाते हैं, फ्लाईओवर टाइप जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनते हैं, क्या उसमें कोई इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में भी कंप्लीट किए जाएंगे, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस तख्ती लग गई भैया आप चलते रहो चलते रहो? नहीं, मेरा ख्याल है जी ये रोड अब कंप्लीट हो चुकी है और इसके ऊपर मजीद अब कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिसके अंदर फुटपाथ बनाएंगे या ऊपर पेडेस्ट्रियन बनाएंगे या कोई ज़मीन दोज ऐसा रास्ता बनाएंगे जो कि पैदल चलने वालों के लिए हो। और स्पेशल जो हम साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं या उनके लिए कोई रास्ता बनाया जाए, अभी इस रोड के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। पैचिंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे एक और चीज़ इस रोड की मैं आपको मेंशन करता चलूँ, जो हमने यू टर्न बनाए हैं उसका जो वाया है वो तकरीबन 18 फुट है, जो कि इस सड़क को आधा क्रॉस कर देता है। ये थोड़ा सा कम होना चाहिए था। इससे जो फ्लो में जा रहा है, जो 70-80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैफिक चल रही है, वो यकदम यू टर्न आने के बायस उसको परेशानी होती है कि जो नीचे से मुड़ने वाली ट्रैफिक है वो यकदम राइट साइड पे आ जाती है, तो पीछे आने वाला
उसके साथ टकरा जाता है। अभी अच्छा सदीर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज मैं खुद बड़ी दफ़ा कंफ्यूज हुई, आई गॉट कंफ्यूज कि वो यू टर्न अचानक से सामने आ जाता है और आपको यू टर्न लेने की बजाय लेफ्ट जाना होता है, तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं और वो किसी ना किसी खुदा न खास्ता हादसे का बाइस भी बन सकता है। सुधीर, थैंक यू सो मच हमें इतना ज़बरदस्त रिपोर्ट करने के लिए। ऑल दो हम अप्रिशिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मकसद मीडिया का बिल्कुल ये नहीं कि आप तनकीद पे तनकीद करे जाएं, आपने काम किया, प्रोजेक्ट किया, वक्त से पहले मुकम्मल किया, दैट्स रियली गुड। लेकिन क्या हमने सोचा सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए या बाइक चलाने वालों के लिए? पैदल चलने वालों के बारे में कौन सोचेगा? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले भी सोचना चाहिए था और अब भी सोचा जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो कैसे मिस कर सकते हैं फ्राइडे का डोज? लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज के डोज जो है वो हमने सारे सोशल मीडिया से उठा लिए बिकॉज ये वीडियोस जो है वो ऐसी सर्कुलेट करती हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने फ़ोन को पकड़ेंगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। कल एक वीडियो उस्मान ख्वाजा की आपके सामने आई, हमारे बड़े ज़बरदस्त एक क्रिकेटर जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते भी हैं। रिसेंटली आपको पता है गज़ा की वजह से स्याह पट्टी बांध कर जब उन्होंने इजहार यकजहती किया तो उस सूरत हाल में ICC की तरफ से उनको शो कॉज भी जारी हुआ। लेकिन अब जो है वो बड़ी क्यूट सी, उनकी ही बड़ी क्यूट सी वीडियो जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे। आपको पता है हम देखते हैं कि उनकी जो बेटी है बेसिकली बाबर आजम को, अब उनकी बेटी है वो लाइमलाइट में रहना आता है पूरी फैमिली को ना, तो वो ये है कि अब उनको बड़ा खूबसूरत सा जेस्चर हमने देखा क्रिकेट के मैदान में। उनकी बेटी जो है उसने बड़े ज़बरदस्त मोहब्बत भरे अंदाज में बाबर आजम को गले लगाया। अच्छा वैसे मैंने एक और चीज़ देखी है अरमीत, बाबर आजम के फ़ैन ना पूरी दुनिया में बहुत है, हम तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारे तो वो सुपर डुपर स्टार है, बट ऑल दो हमारे स्टार होने के साथ साथ इंडिया में उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। और अब चूँकि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो उस्मान ख्वाजा की ये बड़ी प्यारी सी बेटी आती है दूर से दौड़ती हुई और बाबर आजम को कोई शक गले नहीं लगा है। सो अगर हम देखें बाबर आजम की जो कारकर्दगी रही है और जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है, हर दुनिया में जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग बांग्लादेशी दोस्त हमारे अक्सर मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे एड हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाबर की तारीफ करते नज़र आते हैं। भारत में तो बहुत फैन फॉलोइंग है। लेकिन आपने तो उस बात की कि उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी वो अपने आप को कैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये फार्मूले भी आते हैं। लेकिन ये वाली वीडियो काफी क्यूट और इसलिए है कि मासूम सी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जो है वो जाके बाबर आजम के पास जाती है, उनको हक करती है। इससे अंदाजा लगाने के बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे जो है नन्हे मुन्ने जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बाबर से बहुत प्यार करते हैं। और माशाल्लाह उस्मान ख्वाजा की बेटी भी बहुत प्यारी है। और आपको पता है बेटियां तो वैसी बड़ी प्यारी होती है ना, क्लोज टू हार्ट, और जो अपने बाबा के साथ आपकी मोहब्बत होती है, वैसे तो अम्मा भी बहुत प्यारी होती है, लेकिन बेटियों का बाप के साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है और उसको कोई भी चीज़ जो है वो मीट नहीं कर सकती। तो ऑल दो ये हमने क्रिकेट के बहुत सारे आजकल जो मैचेस आप देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, उसके अलावा ये बड़ी सारी वीडियोस आ रही हैं जो कि हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और वीडियो ऐसी ही है हमारे पास, वो भी आपको दिखा देते हैं। फौरी तौर पर इसी ही मैदान से एक और वीडियो हमारे सामने आई है, वो है हमारे फास्ट बॉलर हसन अली की, जो हमेशा उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने ट्रेंड सेट करना है, किस तरह से उन्होंने डांस मूव्स देने हैं, किस तरह से, ओ माय गॉड लुक एट दिस मैन। तो मैन ऑफ द मैच तो नहीं, मैन ऑफ द डांस तो ये ज़रूर है, क्योंकि हसन अली ने मैच के दौरान मैच को बड़ा दिलचस्प बना दिया। और खाली उन्होंने नहीं बल्कि उनके पीछे जो उनके फैंस भी कह सकते हैं, ऑडियंस, शायकीन क्रिकेट जो बैठे हुए थे, उन्होंने उनके डांस मूव्स को ऐसे फॉलो किया जैसे वो कोरियोग्राफर होते हैं और पीछे पूरी आवाम जो है वो उनसे डांस मूव सीख रही हो। खैर लेकिन ये बड़ा जबरदस्त लग रहा था। की बात क्या कमाल के हैं। वैसे आप देखें ना कि कहीं ना कहीं मैं तो देखता रहता हूँ बड़े मजे की इस किस्म की जो हरकत, इस किस्म की जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी ज्यादा वायरल भी उनकी होती हैं। और आपको याद होगा जब बारिश हुई थी स्टेडियम में और उसमें भी इन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के करतब दिखाए थे। लेकिन अभी आप इसमें देखें कि बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं, आपको याद है 80s 90s की जो बॉलीवुड की मूवी होती थी जिसमें एक एक्टर और एक्ट्रेस उसके साथ होती थी, पीछे एक पूरा मजमा होता था लड़कियों और लड़कों का, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनको सिखाया गया है और उसी तरीके से जो है हसन को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहुत मजे की वीडियो है, बहुत मजे की। अच्छा हमारे ना क्रिकेटर्स जो होते हैं उनका ये वाला एक स्टाइल जो है वो खाली इनका तो नहीं है। खैर हमने विराट को भी इस तरह के बड़े मूव्स करते हुए देखा है, क्रिस गेल को भी देखा है हमने बहुत ज़्यादा, वो पाकिस्तान में जब थे तब भी, और जब कोई और मैच खेल रहे होते हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मली इस तरह से करते हैं। लेकिन हसन अली का ये जो मूव्स है ना, मतलब वो तो चलो खुद अकेले कर रहे होते तो और बात है, पीछे ऑडियंस तो देखे ना कैसे झूम रही है, जहाँ पे उनका हाथ जा रहा है वहीं पे ऑडियंस का हाथ जा रहा है। खैर खाली इन्होंने नहीं बल्कि कैमरे ने फॉलो किया, हाँ प्यारे लग रहे हैं। कमेंटेटर्स जो हैं
उन्होंने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इसको अनाउंस किया और उनकी तो $100 स्माइल देखे ना, वो बड़े खुश हैं। और उसके बाद पीछे मुड़े और फैंस का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस डांस मूव्स में, तो फिर भी आपका थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है सुशी। आई डोंट नो कि इस बात पर आप लोग यू गोना हेट मी और लव मी, आई डोंट नो, वरना जितने लोगों के सामने मैं कहती हूँ ना कि मुझे सुशी बहुत पसंद है, वो मुझे जज ही करते हैं। खैर, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है और बहुत सारे लोग खाते भी नहीं है। पता नहीं हरमीत आपको सुशी पसंद है कि नहीं, पहले आप मुझे ये बता दें, फिर मैं आपको खबर देती हूँ। नहीं पसंद ना, ये हाथ जोड़ के बता दिया। और जापानी रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मैंने कहा भैया माजत, अच्छी नहीं बनी, पसंद है, अच्छी बात, अच्छी नहीं बनी होगी। आप लाहौर आए, मैं आपको अच्छी सुशी खिलाऊंगी, इसीलिए फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुशी अच्छी हो। मैंने जापानी रेस्टोरेंट से खाई है, तो मेरे ख्याल में लाहौर उससे बाद में आता है, क्योंकि जापानी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी टच के साथ खाएंगे तो आपसे खाई जाएगी, अगर आप जापानी टच के साथ खाएंगे तो फिर नहीं खाई जाएगी। खैर, मैं आपको खबर देती हूँ, पाकिस्तानी टच हो तो फिर उसका अलग जायका। हाँ, अच्छा मैं आपको बताती हूँ खबर। दरअसल ये है हरमीत पाजी की दुनिया की मुख्तसर तरीन, मतलब साइज में सबसे छोटी सुशी जो है वो तैयार कर ली है एक जापानी रेस्टोरेंट ने। और ये तब हुआ जब एक कस्टमर आया और उसने डिमांड की कि मुझे साइज में बहुत छोटी सुशी चाहिए। और ये जापानी रेस्टोरेंट बनाता तो है लेकिन बड़ी लिमिटेड हरमीत पाजी, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होते हैं और फिर एक दिन में सिर्फ 5 दफ़ा बनती है। और ये जो है साइज में, कैन यू इमेजिन कि आपके चावल के दाने जितनी होती है। तो आप सोचें कि मतलब ये क्या ही डिमांड की होगी किसी कस्टमर ने। बट ऑल दो सुशी जो है अब बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ कि टेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी मेकिंग पे कि मेकिंग कैसे है। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और अब तो हरमीत घंटे भी गिनना शुरू कर दें, बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे, सैटरडे संडे, एक तो वीकेंड है, फिर साल के आखिरी जुम्मा भी है, साल के आखिरी 2 दिन रह गए हैं और मंडे से नया साल शुरू हो जाएगा। तो इन 2 दिनों में कर लें आपने जो कुछ भी करना है, जो काम ना मुकम्मल रह गए उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये साल मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी का साल रहा। वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं 2023 की, तो उससे पहले हम और हरमीत, मैंने और आपने कई दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हम वो जनरेशन है जिसने ग्रेजुअली हर चीज़ को चेंज होते हुए देखा है। हमने देखा है कहाँ टाइप फ़ॉन्ट से शुरू हुए थे और उसके बाद फिर ग्रेजुअली आगे बढ़े, टच से हमने और चीज़ों को अपडेट होते देखा। फिर जब AI का जिक्र पिछले 2 से 3 माह में हमने बहुत ज़्यादा देखा, जो कि पाकिस्तान में ऑल दो के लेट पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद भी ChatGPT हो, IT हो, AI हो, हमने इसका बोलबाला देखा। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को देखा हमने शुरू करते हुए। और इसके अलावा हमने जब 2023 को गुड बाय कहना है तो हमने थैंक यू भी करना है 2023 को। वो इसलिए कि हमने ChatGPT को बहुत डिस्कस किया, हमने टेक्नोलॉजी में AI को बहुत डिस्कस किया, बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोज़ बड़ी खूबसूरत सी हमारे सामने आई। आपको याद होगा हमने बहुत सारे सेगमेंट्स भी किए हुए कि क्या शाहरुख खान से लेके एलोन मस्क से लेके हमने सबको शेरवानियाँ पहना दी, किसको कहाँ पे फिट कर दिया, ये सब कुछ AI की वजह से ही हुआ। क्लाइमेट चेंज की हमने बहुत बात की। सो अगर हम देखें, आपको याद होगा कि पहले अगर डिजिटलाइज दुनिया जब हुई तो कोरोना आया, और कोरोना ने बहुत कुछ ऐसे ऐसे फार्मूले दिए बहुत सारे लोगों को जो घर बैठे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो कारोबार था वो ठप पड़ चुका था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बंद पड़ी थी, रेस्टोरेंट, दीगर चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ख्याल आया कि हाँ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और डिजिटलाइज होने का। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की सूरत में एक तो है पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बासलाहियत नौजवान जो उनकी ज़रूरत होती थी मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, और कहीं ना कहीं घंटे लगा के वो काम करके उस इदारे को दिया करते थे। और अचानक AI के आने के बाद हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो बेरोज़गारी, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा जो 3-4 घंटों में होना था आपको, वो विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स वो सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। तो आपने दुरुस्त बात की कि टेक्नोलॉजी, ये 2023 का साल अगर देखा जाए, फिर आपने वो तस्वीर भी दिखा दी AI के थ्रू के नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं कबाड़ बेच रहा है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि एलोन मस्क जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें भीख मांगता हुआ नजर आता है। तो बहुत मज़े की तस्वीर भी लोगों ने बनाई, उसका भी मज़ा लिया, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। खासकर आपको याद होगा कि हमारे ही मीडिया इंडस्ट्री में हमने न्यूज़ कास्टर देखे, हमने देखा कि वेटर को देखा हमने, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला, पेट्रोल डालने वाला भी कोई टेक्नोलॉजी से बना ये रिपोर्ट था। तो बहुत सारी ऐसी
चीज़ें हमारे सामने जो वाकई में हैरान कुन थी, और हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा, चाहे माजी में तार से लेकर टेलीफोन जो तार वाली टेलीफोन थी, यानी तार वो वाली तार जिसको ख़त कहा जाता है। इसी तरह ये मामला चलते चलते कहीं ना कहीं आज यहाँ तक पहुँच चुका है कि आपके पास वो चिप आज वो पहुंच चुकी है कि आपको टेलीफोन उठाने की अब जरूरत भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आसपास हमारे सामने आप घूम तो ये रही बात हैं कर रहे हैं ना कि हमने बहुत सी चीज़ों को देखा। आपको पता है हम अपने दोस्त कहा नहीं जा सकता, लेकिन चले हमें कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रवायती हदीस तो हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो जो तमाम तर सिचुएशंस हम उनके ममालिक में देख रहे हैं। हम भारत की अगर अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो बहुत सारी कामयाबियाँ उन्होंने समेटी 2023 में। आप सोचिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से हम 23 अगस्त के दिन को नहीं भूल सकते। हमने चंद्रयान को देखा और भारत ने भी फिर चांद पर कदम रखा। बाकायदा तौर पर एक एक सेकंड, एक एक मिनट की हमने अपडेट देखी अपने टीवी चैनल्स पे, भारत के टीवी चैनल्स पे। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में इस तरह की कामयाबियों को देखा, होते हुए देखा, लेकिन जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, जिन लोगों ने AI पे या फिर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने ये कामयाबियाँ समेटी। तो ये जो उनका करियर है, यकीनी तौर पर उनके लिए भी 2023 का जो साल है कामयाब तरीन साल रहा होगा। और फिर टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, वो सोशल मीडिया हो या आपकी AI हो या कुछ भी ऐसा जो कि हम टेक्नोलॉजी से रिलेट कर देते हैं, एडवांसमेंट से रिलेट कर देते हैं, बट बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसानात भी देखे। टाई 10 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा समुद्री आबदूस जिसने बहुत सारी ऐसी जानें ली जिनको हम बिज़नेस टाइकॉन समझते थे, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही इस तरह से काम किया कि अपना नाम बनाया, अपना नाम कमाया। इस दुनिया में उनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। उन्होंने बहुत सारे ममालिक को रिप्रेजेंट किया, लेकिन गुम हो गए, लापता हो गए। तो टेक्नोलॉजी की जहाँ लेकिन अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ों के नुकसानात और फ़ायदे ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब जब दुनिया आगे बढ़ती है और आगे की तरफ जाती है तो फिर पीछे मुड़ने के बजाय सबको आगे जाना चाहिए। और फिर आपने बात की आस पड़ोस की, इवन बांग्लादेश की अगर हम बात करें, भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसियों से थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए होता है और उसी को अपने अंदर भी समो लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम अपने यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, AI के हवाले से बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर की जाती है, तो आजकल अगर पूरी दुनिया में कोई अच्छी जॉब अगर आपने अवेल करनी है तो उसके लिए आपको AI का होना जो है कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर भी अब फोकस, क्योंकि आने वाला दौर सारा का सारा कहीं ना कहीं आप देखें कि टैक्सी के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, जहाज़ चलाने के लिए आपको अब कैप्टन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बहुत सारी ऐसी बेशुमार चीज़ें, मशीनें, कहीं ना कहीं इंसानों की 1 से 2 से 3 से 4 लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, अब एक ही बटन के थ्रू वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपने आप को तरक्की जो दुनिया आगे निकल रही है उस राह पर गामजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारे मुल्क को भी सोचना होगा, हमारी हुकूमतों को भी सोचना होगा। बहुत सारे काम जो हम कर सकते हैं, अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। नौजवानों में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, हमारे पास हर वो चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके बरकार ला के हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्पीड हमारी कम है, स्पीड को बढ़ाना होगा। और हरमीत, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि भाई हम 21st सेंचुरी में हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी है भाई, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, लिटरली वी हैव एवरीथिंग ऑन दिस मोबाइल क्लिक। क्योंकि एक क्लिक आपने करना है, आपने खाना मंगवाना है घर आ जाएगा, गाड़ी मंगवानी है घर आ जाएगा, कोई आपने रिसर्च करनी है तो पहले आप इंसाइक्लोपीडिया को यूज़ किया करते थे, गूगल को यूज़ किया करते थे, अब आप जो है चैट GPT के थ्रू, जो उसको हम इंसाइक्लोपीडिया ही कहेंगे, उसके थ्रू दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी इंसान की, किसी पर्सनालिटी की, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, कोई आपने थीसिस आपने देखना है, तो आपको एक क्लिक पे हर चीज़ मिल जाती है। बशर्ते ये कि हम उसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी एक्सेस में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इस्तेमाल यानी उसका यूजेज कैसा है हरमीत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया जहाँ पे पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी हमारे ऑफिस तक, हमारे रेस्टोरेंट तक, हमारे घरों तक काफ़ी देर से पहुँची है। और ये देर जो है वो हमने काफ़ी पहले अफोर्ड कर ली है। अब जो है कोशिश करें कि ना सिर्फ हम बल्कि अपने बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन खासतौर पर हरमीत, हम उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं और फ़ोन पे वो गेम्स तो बहुत सारी खेलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर उन्हें रिसर्च करनी है तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो कितने एडवांस्ड हो गए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिससे आप पूरी दुनिया को घर बैठे देख सकते हैं। अगर हम देखें, एक तरफ तो हम ये गिला करते हैं, मैं तो हैरान भी होता हूँ उन बच्चों को देख के, कहीं ना कहीं वो जो सवाल करते हैं और जो सवाल करने का ढंग है वो हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है। और फिर आपने बात की कि हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गेम्स वगैरह में, लेकिन
आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है, लेकिन एक चीज़ जिस पर फोकस होना चाहिए वो बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसी पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे इंटरनेट की सहूलियात से वो लोग महरूम हैं। और आपने बात दुरुस्त की कि अगर दुनिया के साथ आगे निकलना है तो आपके एक टच पर कहीं ना कहीं आपके सामने गाड़ी, आपके सामने मोटरसाइकिल, आपके सामने खाना, आपके सामने वो तमाम तर मशरूबात जो 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 चीज़ की आप डिमांड करते हैं, या घर में कोई ज़रूरत है बेड की, फर्नीचर की, फ्रिज की, ये सारी चीज़ें एक क्लिक पर हो सकती हैं। तो फिर वाई नॉट इंटरनेट के थ्रू हम ये सारी सहूलियात, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एडवांसमेंट यानी हम भी कहीं ना कहीं, हमारे लोग भी उसी तरह ही एडवांस हो कहीं ना कहीं दुनिया के साथ, क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठकर आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ बैठकर आप अगर कारोबार करना चाहते हैं, अपना कारोबार पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, या किसी के लिए काम करना चाहते हैं, आपको सिंगापुर, कनाडा, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ही घर में रहें, बैठे रहें, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जो माली मसला है वो भी उससे हल हो सकता है। हाँ, दैट्स द पॉइंट ना। देखिए, हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। आपने अगर कोई काम करना, और आप अगर फ्रीलांसिंग के तौर पर कोई काम कर रहे हो, तो आप इस दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हो, आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, और वो सर्विसेज जो है वो दुनिया में कहीं बैठ कर भी सेल की जा सकती हैं, खा वो कोई शहर हो, कोई देहात हो, या कोई गाँव हो। जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो अरमीत, हमने ये देखा है कि अब जिस तरह से हमारे गाँव भी ख़ास तौर पर, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो तमाम बच्चे और कुछ ऐसे लोग, लेकिन वहाँ बैठकर व्लॉग बनाकर जो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हैं, लाइक्स इकट्ठे कर रहे हैं, अप्रिसिएशन उनको मिल रही है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक इतना सा छोटा सा कैमरा और इसका लेंस जो है ना वो कैद कर लेता है, और वो कैद करके फिर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। तो बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे मीन्स और मीडियम्स मौजूद हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। अब ये एक्सक्यूज़ हमारे यंगस्टर्स के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए कि वी डोंट हैव प्लेटफॉर्म, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपके पास एक आइडिया है, खा वो सिर्फ इस चीज़ का आइडिया कि मैंने एक गाँव में खड़े होकर खेती बाड़ी मेरे अम्मा अब्बा कैसे कर रहे हैं वो दिखानी है, तो उसको भी सेल किया जा सकता है। क्योंकि जब एक चीज़ कैमरे में सेव हो जाती है, मीट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उस प्लेटफॉर्म पे रहती है। तो जब आप एक्सप्लोर करते हो, अंदाजा आप लगा लें, हमारे पास ऐसे व्लॉगर की बहुत बड़ी तादाद है। सो अगर हम देखें कहीं ना कहीं कोई खाना, जो देसी खाना है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर दुनिया में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी कहीं ना कहीं महरूम हैं अपने इलाकों को देखने के लिए, कि कहीं ना कहीं उनका दिल करता है कि हाय वो गलियां कूचें जहाँ पे वो गुजरे, टाइम गुजारा, बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, उनको देखना चाहते हैं। तो हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि देसी जो गाँव में बैठे लोग हैं वो भी अपने तरीके से, फिर आपने हम देख रहे हैं कि टिकटॉक की तरफ आ जाते हैं, मुख्तलिफ रील्स की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके भी वायरल होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस रील्स के ज़रिए कैसे आप कनेक्ट होते हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा किस तरीके से उठाना है। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ही मोबाइल की सूरत में, जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत है कि भाई साहब अब आप बहाने बहुत हो गए, बहाने बहुत पुराने हो गए, एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल से बहुत सारे आइडियाज़ जो आपके दिमाग में आते हैं, मुनफरिद सा आइडिया क्लिक करें, उस पर उसको फॉलो करें और कहीं ना कहीं उस पर अप्लाई करें, यकीन माने कहीं ना कहीं आप क्लिक कर जाएंगे। और वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है, हम कहते हैं टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, तो ये वक्त गुजर गया, 2023 गुजर गया। अब इस वक्त को ज़ाया ना करें, आपके पास चीज़ें हैं उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें और अपने आप को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये तमाम वसाइल आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, सिर्फ आपने उन पर काम करना है या उनसे काम लेना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आइए चलते हैं मेलबर्न, क्योंकि वहाँ पर मैच हो रहा है अभी इस वक्त लाइव। कुछ लोग हमारा मॉर्निंग शो देख रहे होंगे और कुछ लोगों ने मैच लगाया होगा, क्योंकि आजकल एक तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन छुट्टियाँ जो हैं वो बच्चों को हैं, तो बच्चे हमेशा घर में इस बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने कार्टून देखने, लेकिन अब्बा कहते हैं नहीं बेटा मैच लगेगा, आज तो मैच के अलावा कुछ नहीं लगेगा। खैर ये तो बचपन की बहस है, लेकिन इस वक्त जो करंटली क्रीज पे आप देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि मैच हमारे हाथ में है, अगर हम जीत जाएंगे तो ये अच्छा हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है चौथा रोज चल रहा है दूसरे टेस्ट का और परफॉर्मेंस ठीक जा रही है मतलब अच्छी जा रही है, लेकिन इस अच्छी परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे करना है हरमीत, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के 317 रन जो हैं वो हमें देख रहे हैं हम ऑन स्क्रीन,
बट ऑल दो हमें जो अच्छी अच्छी क्यूट सी वीडियोस आ रही है ना अपने इस प्लेग्राउंड से और ख़ासतौर पे इस खेल के मैदान से, अब उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी नजर आना शुरू हो गई है। इससे कबल जो टेस्ट हुआ जाहिर बात है उसमें कहीं ना कहीं मायूसी पाकिस्तान को हुई, लेकिन इसको अगर हम देखें तो इस बार बॉलर जितने भी हमारे हैं उनकी बॉलिंग भी काफ़ी मुतासिर कुन रही है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के हवाले से यानी कल बड़ी कोशिश भी की जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो जाके आगे कोई रन का अंबार दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म की ये जंग रही और उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के जो हालात लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जीत के हम बड़े करीब हैं। इसका असर काफ़ी पड़ता है। उसकी वजह ये कि आपने इससे कबल जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी बहुत सारी उंगलियाँ उठी, फिर कहीं ना कहीं कप्तानी जो है बाबर आजम को कप्तानी से भी हटाना पड़ा। लेकिन अब आपको पता है कि अगर ये जीत होती है, क्योंकि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, फिर हमने उनकी ही सरजमीन पर अगर हमें कहीं ना कहीं जीत मिलती है तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव, उसकी वजह ये कि फिर हमने आगे जाना है T20 दौरे न्यूजीलैंड के लिए। तो आपके हौसले बुलंद होते हैं मैदान में जब आप उतरते हैं एक जीत के बाद दूसरी जीत का अज़म लेके, तो मेरे ख्याल में। लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हमारे सामने आ रही हैं वो बड़े मज़े की, क्योंकि टेस्ट मैच ऐसा होता है कि स्टेडियम में कोई नहीं होता, कभी कभी फीकापन टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी बहुत कम लोग देखते हैं कि क्योंकि आजकल का जो दौर है वो वही बात है कि इतना टाइम कौन निकालेगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ मज़े की वीडियो जो हमारे सामने आती, जब उनको हम देखते हैं तो हाँ वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। और इस किस्म की वीडियो जब आती हैं तो फिर कोई ना कोई बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि हाँ मैच चल रहा है, देखना है कि कौन कितने रन्स बना रहे। और आपको पता है कि इससे पहले जो है टेस्ट के बाद फिर तब्दीली भी काफ़ी की गई। रिजवान को हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दोबारा, और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब टेस्ट में माजी में थोड़ा जाते हैं हम 90s में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते थे, रनों का हम बार लगाते थे। एक और विकेट जो है वो पाकिस्तान की हम देख रहे हैं कि गिर गई है। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब हम तारीफ़ें करना शुरू करते हैं, उम्मीद को ये अच्छी बात तो नहीं है ना, हमेशा ऐसे ही होता रहा है। लेकिन चले हम तारीफ़ कर रहे थे और उस तारीफ़ को भी अभी हम उस तरह से ही आगे बढ़ाएंगे। हम देख रहे थे कि रिजवान और जो सऊद है वो नज़र लग गई। हाँ देखिए ना, नज़र लग कोई बात नहीं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम ना तारीफ़ हमें करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा पुराना हमारा एक्सपीरियंस है कि हम तारीफ़ों के बुल बांधना शुरू करते हैं और फिर यहाँ पर जी उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाना शुरू हो जाती है। खैर ये उनकी या हमारी किस्मत माड़ी होने की एक निशानी हो सकती है, बट ऑल दो आज तो भाई आप जीते क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अब तक थ्रू आउट अच्छी जा रही है और आगे भी होपफुली कि वो अच्छी ही जाएगी। बट ऑल दो हम जब इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हरमीत, तो हम अपनी कॉम्बिनेशन जो टीम की है उसके बारे में भी बात करते हैं। हम बात ये करते हैं कि सारी सिनेरियोज में हमने जो इम्प्रूवमेंट की है और हमने जो देखा है कि हमारी टीम में जो चेंजेस हुए हैं उसने बड़ी प्रोडक्टिविटी दिखाई है। और अगर हम बात करें कैप्टनशिप की, तो आपको पता है कि बाबर के जाने के बाद चीज़ें क्या कहा जा रहा था कि वो पूरी टीम बड़ी ग्लूड थी बाबर के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। टीम का बॉन्ड बहुत अच्छा था, सबका इंटरेक्शन बड़ा पॉजिटिव था, कोई भी पार्टनरशिप जो है वो अच्छी ही जाती थी। मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी ज़्यादा बात की जाती थी, बट ऑल दो फिर भी चीज़ें अच्छी टीम को साथ लेकर चल रहे थे बाबर आजम। लेकिन अब ये जो है वो पहला टेस्ट है, आपको पता है, वर्ल्ड कप के बाद, और इस पर जो है अब तक टीम के कॉम्बिनेशन पे काफ़ी बात की जा रही थी, किसको मौका देना चाहिए, किसको मौका नहीं देना चाहिए। अब जो है जनाब सलमान अली आगा को मौका दिया गया है इस एक विकेट गिरने के बाद, तो अब इनका देखना बाकी है कि किस तरह से ये उनके ज़बरदस्त से जो स्टाइल्स हैं और जो ज़बरदस्त सा वो वार्म अप सेशन होता है बिफोर टू कम ऑन क्रीज, तो ये हम देख रहे हैं अभी इस वक्त। वैसे सुहा अगर हम देखें सबसे बड़ा मसला हमारा जो रहा है, हमने T20 में कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी होती है और कहीं ना कहीं खिलाड़ी तैयार भी होते हैं, लेकिन जब मामला टेस्ट का आता है तो टेस्ट में बहुत कम हमें कामयाबी जो है इस वक्त अगर हम देखें। आपने बात दुरुस्त की कि कहीं कम्बिनेशन का मसला होता है और फिर मिडल ऑर्डर की अगर बात की जाए, फिर हमने ऐसा भी देखा है कि फील्डिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कोताहियाँ हमारे सामने आई हैं। और हाँ बहुत सारे, क्योंकि स्पोर्ट्स एनालिस्ट को हम सुनते रहते हैं जो ये बात करते हैं कि ये कमियां, क्योंकि हमारा काम होता है उन कमज़ोरियां उन कमियों की जो निशानदही है वो करना, और फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन में और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिस पर हमेशा हमने तनकीद करते हुए भी सबको देखा हुआ है। लेकिन अगर आपने बात की कि बाबर आजम क्योंकि अचानक काफ़ी अरसे तक वो पाकिस्तान के कैप्टन रहे और उनके अंडर बहुत सारे नौजवान जो है वो टीम में शामिल हुए, उनके साथ रहे, लेकिन हमने फिर वो जस्चर भी देखा
और वो वीडियो भी हमारे सामने आई कि जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उतरे तो कप्तान कोई और था, लेकिन हमने ये देखा कि एक ज़बरदस्त तरीके से उनको खराज तहसीन में पेश किया गया। यही हौसला आता है जब आप यूनिटी से आप मैदान में और इसी अज़म के साथ उतरते हैं कि हमारा जो है जीत जो है वो हमारी होगी। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो करीब होता चला जा रहा है जीत के। चलिए कितना करीब है हम जान लेते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इंसाइक्लोपीडिया है। इस क्रिकेट के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो इनका ही नाम सबसे पहले आता है। सर आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सोहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। हरमीत आप भी उम्मीद है ठीक से होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि देखिए जी चौथा रोज चल रहा है और इस वक्त हमने बड़ी एक ज़बरदस्त सी पार्टनरशिप देखना शुरू हुए, हमने तारीफ करना शुरू की और एक विकेट जो है वो और गिर गई। आज कहा जा रहा है कि मैच कंपैरेटिवली पहले की निस्बत हमारे हाथ में है, जीत के चांसेस हैं, कितने चांसेस है, क्या कहेंगे आप? तो चांसेस तो जीत के अब कम हो गए क्योंकि सऊद शकील भी अभी आउट हुए। सऊद शकील के आउट होने के बाद अब 5 विकेटें 164 रन पर गिर गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की लोअर ऑर्डर बैटिंग जो है वो कोलैप्स होती है तो फिर इकट्ठा कोलैप्स होती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सारी जिम्मेदारी रिजवान पर है, इज द सीजन कैंपेनर। लेकिन अब सलमान अली आना है, वो इस सीरीज में इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। अब रिजवान किस तरह की बैटिंग करता है ये देखना होगा। लेकिन उसके अलावा आमिर जमाल है, पहली इनिंग्स में उन्होंने 33 नॉट आउट किए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आज ही इस मैच को फिनिश कर देगा। जी हरमीत। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अगर हम देखें ये जो सिचुएशन, जो तब्दीलियां थी कि तब्दीलियों से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें कुछ मिल सकता है, आपको क्या लगता है कि तब्दीलियां हुई, अच्छी हुई, उसका कोई फ़ायदा? अब तो आप जैसे फरमा रहे हैं सर, कहीं दुख ही हो रहा है, तकलीफ ही हो रही है कि कहीं कहीं ये भी हार जाएंगे सर। देखें तब्दीलियां तो क्रिकेट बोर्ड में हुई ना, 22 दिसंबर 2022 के बाद से एडहॉकिज्म नाफिज है। नकाश साहब जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं वो भी सबके सामने। तो वो सूरत हाल, फिर उसके बाद ऐसे प्लेयर्स को हेड कोच बना देना कि जो अभी कुछ अर्से तक खेलता रहा है, डायरेक्टर क्रिकेट हफीज, फिर उसके अलावा वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आई है, उसमें अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो तब्दीलियां हुई हैं मेरे ख्याल में इनका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप देखें बाबर आजम पे प्रेशर डाला हुआ है कि बाबर आजम जो है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो T20 के लिए उनको शायद ड्रॉप करा दिया जाए, उनको रेस्ट करा दिया जाए। फिर उसके बाद जब मीडिया का प्रेशर आया तो उनको रखा है न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। और वो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लगता है वो बड़े डिजेक्टेड है। जब से उनकी ऑडियो लीक आई है चेयरमैन साहब की कि किस तरीके से बाबर आजम को हटाया गया, तो बहुत सारा प्रेशर है बाबर आजम पर। हमारा मेन बैट्समैन है, हम अपने हीरो की कदर नहीं करते। यही तो अलमिया है पाकिस्तान का कि अच्छा खिलाड़ी होता है उसको आप मेंटली इतना ज्यादा टीज करते हैं कि फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, आज अगर से उसने 50 किए हैं लेकिन वो उस माइंड सेट में नजर ही नहीं आ रहा जो बाबर आजम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यही जो आप कह रहे हैं ना, मैं इसी बात को आप चाहती हूँ कि आप इस तरीके से भी एड्रेस करें व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। तो कितना इफेक्ट होता है कि पीसीबी की जो अंदर की चपकलिश है वो जब वर्ल्ड कप था तब भी सामने आ रही थी, वो कितना मोराल आपका डाउन कर देती है। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो बाबर के साथ हुआ और जो सिनेरियोज हम चेंजेस देख रहे हैं, मेरिट की बहुत बात की जाती है कि भाई मेरिट का तो कोई ध्यान रखे। तो सर ये पीसीबी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है ये कुछ ज़्यादा डटी नहीं हो गई? बहुत ज्यादा सोहा अनप्रोफेशनल वे से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चलाए जा रहे हैं। हम समझ रहे थे ज़कारिया साहब 11 साल के बाद आए तो ज्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगे, लेकिन बजाय इसके कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से चलाते, उन्होंने हेस्टी डिसीजंस लेना शुरू कर दिए, इसको हटा उसको हटा। और नई लॉट को जो 2000 में खेल रही थी या 2010 के बाद खेली थी उसको पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लेकर आ गए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट लीक हुई, फिर जिस तरीके से अभी चेयरमैन की ऑडियो लीक हुई, जिस तरीके से क्रिकेट के मामला चलाए जा रहे हैं, इंजमामुल हक का मामला सामने आया, कोई इनसे पूछे कि वो जो इंक्वायरी हो रही थी कहाँ चली गई, इंक्वायरी रिपोर्ट आई सामने, इंतमाम को हटाया सब। एक और चीज़ जो सारी सिचुएशन को अगर हम देखें मिर्ज़ा साहब, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आपको भी हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन पर, और कहीं ना कहीं आपका जो वीलॉग है काफ़ी वायरल भी जाता है इस हवाले से। सर क्या मसला है कि टेस्ट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उसी तरह नहीं आप लड़खड़ाते ही नज़र आते हैं, T20 में तो चलो गुजारा कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है, कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं, कहाँ गलती हो रही है सर? हरमीत, इसकी बुनियादी वजह ये कि T20 क्रिकेट आ गई है, ज्यादा कंसंट्रेशन T20 क्रिकेट पर है, क्योंकि T20 क्रिकेट में पैसा भी है। वो लोग कहते हैं कि फिल्म है 3.5-4 घंटे में खत्म हो जाती है, तो उससे ज्यादा कंसंट्रेट करें। अब आप देखें इस साल पाकिस्तान ये 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है 2023 में,
एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के, और पर्थ के बाद ये 5 टेस्ट मैच पूरे साल में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि टेस्ट क्रिकेट की अहमियत ही खत्म होती जा रही। जो पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं, उनको चाहिए कि इस तरह से जो इंटरनेशनल FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम इस तरीके से तरतीब देना कि जिसमें टेस्ट मैच को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग आ गए, सिफारिश की बुनियाद पर लोग आ गए। उनको काम करने के बजाय अपनी तनख्वाहों से, अपने पर्सेस से ज्यादा दिलचस्पी है। अब आप देखें ज़का अशरफ साहब चले गए वहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ज़का अशरफ साहब किस लिए गए? वो हमेशा जब से वो आए जुलाई 2023 से, पहले वो गए साउथ अफ्रीका, फिर गए दुबई, फिर 2 मरतबा उन्होंने श्रीलंका का टूर किया, 2 मरतबा उन्होंने जो है वो वहाँ भारत का टूर किया, फिर दुबई चले गए, अब वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए टूर्स की आप बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा ये बात भी ऐड कर लूं। हैव यू सीन दैट वीडियो जिसमें कपल्स जो हैं वो आ रहे थे पीसीबी से बाहर और ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे? सर सारे तो हनीमून प्लस टेस्ट सीरीज के लिए गए हैं, तो फिर आप इसको क्या समझते हैं कि ये जरा होना चाहिए कंट्रोल के? ठीक है, इस पे ही अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए सोहा, जब एडमिनिस्ट्रेटर कमजोर होगा ऑन टॉप तो फिर तो यही सूरत हाल होगी ना, फिर तो सब लोग उसका एडवांटेज लेंगे, क्योंकि ज़का साहब खुद सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उनको जब लाया गया था 5 जुलाई 2023 को, तो उन्हें टाइम दिया गया था कि आप इलेक्शन कराएं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और फिर उसके बाद उन्हें मजीद एक्सटेंशन दी गई। अब उन्हें जब एक्सटेंशन दी गई तो उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं करा रहे, वो तो जॉय ट्रिप पर लगे हुए बिजी हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर उनको चाहिए कि क्रिकेट के मामला दुरुस्त करें, लोग कहते हैं कि पसे पर्दा उनका बेटा क्रिकेट के अफेयर्स चला रहा है, ये भी इल्जाम है, लेकिन क्रिकेट अगर सही होगी, पाकिस्तान में लोगों का एक ही तो खेल बचा है। हॉकी की सूरत हाल देख लें, 17वें नंबर पर है हॉकी में आलमी रैंकिंग में। आप फुटबॉल को देख लें, फुटबॉल में सियासत है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, फुटबॉल में जो है वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे। हारून मलिक साहब $9,000 पर मंथ ले रहे हैं। फिर आप स्क्वाश का देख लें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है हमजा खान वगैरह की। तो अगर आप देखें ओवरऑल स्नूकर में भी एहसन रमजान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में खेलों का जो मयार है वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सर एक और चीज अगर हम देखें, जो चीजें हमारे सामने आ रही, कहीं ना कहीं हर तरफ एक माफिया बंदा बना हुआ है और बैठा हुआ है। लेकिन अब आपको मालूम है सर कि ये टेस्ट अगर हम हार जाते हैं तो फिर आगे हमने इसके बाद फिर एक और दौरा भी है न्यूजीलैंड का, तो सर कितना असर पड़ता है? और अब अगर हम फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, शाहीन अफरीदी को पहले टेस्ट में देखें, दीगर को देखें, तो कहीं ना कहीं हमें वो कमजोर नजर आए। हाँ, अब अगर हम देखें तो कल उन्होंने 3 विकेटें भी ली हैं। इसी तरह मीर हमजा भी बड़े एक्टिव नजर आए। तो क्या रोल इनका हो सकता है आगे T20 में भी न्यूजीलैंड के सामने? सर देखिए 4 विकेटें ही हैं शाहीन अफरीदी ने, आज एक और खिलाड़ी को आउट किया ऑस्ट्रेलिया के, और 4 विकेटें मीर हमजा की थी। तो अब देखिए, अब हमारे पास है T20 वर्ल्ड कप, जून में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया है, बाबर को हटा दिया है, बहुत सारी चीजें हैं ना कि टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी आएगी तो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। अब खिलाड़ियों को डर और खौफ रहता है कि यार हमने रन कर लिए, बस हम टीम में पक्के हो गए, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। तो अब T20 सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इट विल बी वेरी टफ सीरीज, स्टार्टेड फ्रॉम 12 जनवरी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को और भी कुछ मैचेस खेलने, कोई 10-12 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप से कभी पाकिस्तान के, और जून में T20 वर्ल्ड कप है। सर बस ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने आपका रोज एनालिसिस लिया करना है, उन दिनों में भी बस आप तैयार रहिएगा, और हम टीम को भी तैयार करते हैं और भी हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सर आपके आज के वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हरमीत T20 के होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड कप के लिए जो उससे पहले इतने सारे मैचेस, इतनी सारी परफॉर्मेंस हमने देख ली अपने खिलाड़ियों की, और व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप तो फिर हमारे खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो गए थे, इंजरीज हो गई थी। तो अभी इस वक्त हमें सेव करना चाहिए उनके पोटेंशियल को, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है और होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुहा, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि चाहे वो कौमी सतह पर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, हर इदारे से मुंसलिक कहीं ना कहीं हमारी सबकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के नाम कोई बड़ा एजाज़ जो है वो नाम किया जाए पाकिस्तान के, और ज़ाहिर बात है सबके लिए प्राउड का ये मोमेंट होता है। बिनेश सईद हमारे साथ हैं, तालीमी मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के नाम किया है। तो बिनेश, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो एजाज़ है एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात कीजिए, थोड़ा सा आप हमें बता दें, नाज़रीन को बता दें कि ये किस किस्म का मुनफरिद एजाज़ है और फिर इसको हासिल करने के लिए आपकी जो जदोजहद रही है वो भी हमसे शेयर कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। आई एम वेरी ऑनर्ड। और ये जी एक बैनुल अक़वामी एजुकेशन से रिलेटेड अवार्ड है और इसको जो है वो 15 ममालिक जो कि एशिया के हैं उसमें जो है वो नॉमिनेशंस गई और नॉमिनेशंस के बाद जो है वो उन्होंने उनके अंदर उनकी ज्यूरी है जिन्होंने आपके वर्क बेस के ऊपर, आपकी ट्रेनिंग्स के ऊपर, आपके जो ऑनलाइन टीचिंग है जैसे कि मैंने सारा कुछ किया, तो इनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने जजमेंट की। तो पाकिस्तान से 8 लोग मेरा ख्याल है सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें से जो है वो ज्यूरी ने मुझे जो है वो बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के लिए सिलेक्ट किया। तो इट वाज एन ऑनर फॉर मी। अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, तालीमी निज़ाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत सारे सवालात भी आते हैं, लेकिन फिर इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के नाम होता है तो उसको आप कैसे देखती हैं? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर इस कैटेगरी में आगे पहुँचना है तो मज़ीद? ऐसा है कि देखिए हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड को बहुत अच्छा लेके चल रहा होता है और हम भी सब जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लिमिट्स में रह के और कुछ जो है वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके आगे चल रहे होते हैं। और वो ये असल में एक चीज़ होती है कि आपने किस तरह से अपनी एक जो नॉलेज है उसको दूसरों में इम्पार्ट किया है, किस तरह से आपने एक इंस्टीट्यूट को किस तरह से आप लेके चले हैं, किस तरह से आपने उसके ऊपर वर्किंग की है, तो ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का इनिशिएटिव होता है और अल्लाह करे कि मुझे देख के और लोग भी इस तरह से कोशिश करें। बिनिश, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए 275 शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों में आपका इंतखाब मुल्तान से किया गया और बेस्ट एशियन प्रिंसिपल का एक टाइटल जो है वो न सिर्फ आपके चेहरे पे है बल्कि आप समझे कि पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बीइंग अ प्रिंसिपल आप क्या समझती हैं कि कितना लैक करता है हमारा सिस्टम? ये जो एक ब्रिज है वो हम बना नहीं पा रहे। प्राइवेट को हम समझते हैं कि वहाँ अपने बच्चे को भेज देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट में भेज के लगता है हमारा बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होता जा रहा? पहले ऐसे होता था मैडम कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में और कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं मिलते थे। हमारे तालीमी मेयार बहुत अच्छा मेयार काउंट किया जाता था पहले, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा जो तवज्जो की कमी होने की वजह से जो कहते हैं ना कि ये एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट हो चुका है जिसके ऊपर वो प्रॉपर वो कहते हैं ना गवर्नमेंट का थोड़ा सा वो नहीं है, कहते हैं ना कि उसकी बेटरमेंट में नहीं आ रहा। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अगर पहले निजाम इतना अच्छा था तो अब क्यों इतना ज्यादा हो गया कि प्राइवेट सिस्टम को हम एनहांस कर रहे हैं और जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है या सेमी गवर्नमेंट सिस्टम। विनिश, आप जाहिर बात है इस अवार्ड के लिए जब आप नॉमिनेट होते हैं तो जाहिर बहुत सारे ऐसे तालीम से जुड़े लोग जो हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी, बहुत सारे के साथ नई नई चीज़ें भी शेयर की होंगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आपने जो फरमाया कि माजी में हमें बहुत सारे कॉलेज याद है कि नहीं एडमिशन मिलता था गवर्नमेंट के, लेकिन अब अगर प्राइवेट में नहीं मिलता तो हम गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रख के हम दोबारा इस सिस्टम को ऊपर लेके जा सकते जो माजी में हमने करके दिखाया? देखिए अभी जो एक नेशनल हमारा करिकुलम स्टार्ट हुआ है, जो एक ही निसाब लेके चले, लेकिन अभी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी उसके अंदर डिफरेंस है कि प्राइवेट वाले जो है वो अपनी बुक्स को अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। हमें स्ट्रिक्टली इन चीज़ों के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट कराएं इसको दोबारा से, तो मेरा ख्याल है कि हमारा गवर्नमेंट का निज़ाम ज़्यादा अच्छा है और उस्ताद बहुत अच्छे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। लेकिन बस वो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कहीं पे तनख्वाहों का इशू है, कहीं पे उनकी फैसिलिटीज का इशू है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो टीचर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि चलें जी हम उधर अपने बच्चों को डालें क्योंकि वहाँ पे टीचर्स जो है वो रिलैक्स होते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो तवज्जो की जरूरत है। मैं तो बिनिश, थोड़ी सी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बीइंग अ प्रिंसिपल आप एक यकीनी तौर पर उस्ताद भी हैं, आप क्या समझती हैं कि आजकल के जो टीचर्स हैं, या हम सब इस बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एक मनी मेकिंग मशीन्स बन चुकी हैं। आपकी 75 लाख की एक डिग्री होती है, तो वो डिग्री बाद में समझ नहीं आता कि लेके जाना कहाँ पे है। तो आप क्या समझती हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, हम बच्चों को जो सिखाएंगे, जब हमें पता होगा कि हमने क्या सिखाना है। जी, मैं एक्चुअली मास्टर ट्रेनर भी हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ टीचर्स को भी और प्रिंसिपल्स को भी, और मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स देती हूँ। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो कंट्री में टीचर्स के लिए लाइसेंस नहीं है। हमारे पास कोई जॉब नहीं होती तो चलो जी टीचर बन जाएं, तो वो एक मियार गिर गया। वो जो एक पहले लोग आते थे वो बिल्कुल उसी फील्ड के आते थे, एजुकेशन से रिलेटेड होते थे, एजुकेशन को लेकर। लेकिन अब जो है वो जिसको जॉब नहीं मिलती वो कहता है जी सबसे आसान काम है टीचर बन जाओ। लेकिन टीचर एक बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और चीज, अगर हम देखें स्कूलों की बात की जाए, गवर्नमेंट स्कूलों की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, हमने वहां पे देखा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां और काबिल तरीन लोगों की सिलेक्शन होती है, तब जाके उस मनसब पर पहुंचते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यही लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जो आने वाली खवातीन होती हैं या मर्द हजरात होते हैं जो टीचर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, कहीं ना कहीं वो ड्यूटी उसी तरह नहीं निभाते हैं। हमें थोड़ी बहुत कोताहियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं। लेकिन प्राइवेट में जाके थोड़ी सी सैलरी होती है, कहीं ना कहीं पता भी नहीं होता कि जॉब से उसको किक आउट करना है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े एक्टिवली रोल अपना प्ले करते हैं। बेसिकली एक प्रिंसिपल आप काम कर रही हैं, इन सारी चीजों को आप कैसे कैरी करती? क्योंकि जो लेक्चरर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके बड़ी किस्से कहानी होती है, किसी की प्रिंसिपल के साथ लगती है नहीं लगती है, इन सारी चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल है। और इन दो चीजों को आप कैसे देखती हैं कि गवर्नमेंट के टीचर क्या उनका हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं? आता है वो आता है डिसिप्लिन का, थोड़ा सा जो मैनेजमेंट का। उनको पता है कि जी जब कोई आएगा तो उसको चेक कर लेंगे तो तब हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल का काम है ऑब्जर्वेशंस लेना, हर वक्त जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजीज को टीचर्स में इम्पार्ट करना। अगर वो प्रिंसिपल नहीं कर रही या वो तवज्जो नहीं दे रही, देखिए हर एक जगह पे उस्ताद हैं, लेक्चरर्स हैं या आपके टीचर्स हैं, उनके ऊपर एक हेड होता है। अगर हेड ने हर चीज को ठीक है बिनिश, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है कैरी ऑन कंटिन्यू करें। जी देखिए हमें थोड़ा सा जो है वो इस चीज को देखना चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ हमें कि आपका चेक एंड बैलेंस लाजमी हो। जैसे माँ बाप का चेक एंड बैलेंस। अच्छा बिनिश, आप मुझे बताएं कि बेसिकली आपने चूंकि जब ये अवार्ड जीता है और नॉमिनेशंस थे, क्राइटेरिया क्या था? आप अपने स्कूल को किस तरह से देखती हैं? प्रिंसिपल होने की वजह से आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज लॉन्च की हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो आप बनाने की कोशिश करती हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से रन कर रही हैं चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें और वो स्ट्रैटेजीज आप समझती हैं कि अगर बाकी दीगर स्कूल्स भी अपनाते हैं, प्रिंसिपल्स भी अपनाते हैं, तो निज़ाम तालीम बेहतर हो सकता है। मेरे ख्याल से बिनिश के ना कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हरमीत, अगर हम बिनिश के इस पॉइंट को अपने सामने रखें ना कि जो हैं हम अब एक लीस्ट प्रोफेशन पे आ चुके हैं कि वैसे देखिए मुअल्लिम होना नबियों का पेशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज वाकई अगर कोई XYZ डिग्री आप कर लेते हैं और आप किसी फील्ड में कुछ भी नहीं पहुंच पाते, कुछ बन नहीं पाते, तो आप कहते हैं जनाब चले कोई बात नहीं टीचर बन जाते हैं। लेकिन हरमीत, टीचर बनने के लिए आपको उस्ताद होना पड़ता है, और उस्ताद आपने वो उस्ताद नहीं होना जिसको आप कहते हैं बड़ा उस्ताद है। वो उस्ताद नहीं होना कि आप छुट्टी लेके लंबी चले जाएं और आप जो है वो बच्चों की ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ना निभाएं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2023 के अख्ताम की, तो हम हर चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत को, हमारे मुतल्लिका महकमा जात को बजट की पिन माइंड रखना होगा। जहाँ पर सहूलियात का फकदान है, बिल्डिंग्स मौजूद नहीं है, उसके अंदर फर्नीचर नहीं है, खाने पीने के अशिया के लिए कैंटीन्स नहीं बनी हुई, असातिज़ा को इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, ये वो तमाम चीज़ें जिसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है। तो हमारे बजट में जब एक अच्छा हिस्सा तालीम को दिया जाएगा तो ही हम कह सकते हैं कि कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ पर तालीम को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। अच्छा बिनिश, हमारे साथ एक बार फिर से हैं। बिनिश बताइएगा लास्टली मुझे इस चीज़ को कि मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर ये आपको अवार्ड मिला है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी और बेसिकली क्राइटेरिया क्या था? आप किस तरह से रन करती हैं चीज़ों को? जी एक्चुअली मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे पास स्ट्रेंथ सिर्फ 140 की थी, ओनली 140। नाउ आई एम क्रॉसिंग 900 प्लस, माशाल्लाह। और इसके ऊपर जी बहुत स्ट्रगल है, और आपका जो
पैशन होता है ना, आप उसी में ही अचीव कर सकते हैं। हार्ड वर्क है, टीचर्स की ट्रेनिंग है, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के साथ खुद उनके साथ इंटरेक्शन है, और पेरेंट्स को हर चीज से आगाह करना है, हर चीज उनके उनको मैसेजेस करना, उनको बताना, उनके साथ हर वक्त इंटरेक्ट रहना, कि उनको पता हो कि उनका बच्चा प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। और टीचर का जो है वो इसी तरह से आपको वेटेज पता चल जाता है कि कौन सा टीचर काम कर रहा है और कौन सा टीचर काम नहीं कर रहा। तो देखिए, चेक एंड बैलेंस हर चीज पे लाजमी है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, फर्ज करें, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं है तो हम बीइंग अ प्रिंसिपल, ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे पास आईटी की कोई भी अगर टीचर्स हैं या आईटी की कोई सहूलियात हैं, एक कंप्यूटर भी है तो आप उससे भी टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा बजट का हमारा रखना चाहिए, एजुकेशन का थोड़ा ज्यादा और हेल्थ का ज्यादा, ताकि इसकी जरूरत जो है वो कम ना हो, वो ज्यादा हो, क्योंकि हम अभी बिल्कुल बेबी स्टेप्स पे हैं। हमें लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, चीजों को लेके चल रहे हैं आगे, और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं, बट वी आर स्टिल, अभी तक हम वही अलिफ अनार और बेबकरी पे ही हैं। तो दिस इज रॉन्ग। लास्टली बिनिस, मुझे ये बता दें कि हम टेक्नोलॉजी का बड़ा जिक्र करते हैं। 2023 में हमने एआई टीचर्स भी देखे हैं, हमने चैट जीपीटी को भी देखा है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्कूल्स में आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टडीज़ हैं वो करवाना, ताकि बच्चे भी फेमिलियर हो सके कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है निज़ाम तालीम में, और अब अभी हम एक बस्ते और एक पेंसिल तक महदूद है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए कि अभी छोटा सा बच्चा भी होता है तो उसको फोन यूज करना आता है, इवन कि पेरेंट्स को भी इतना अच्छा यूज करना नहीं आ रहा होता। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा माइंड इंसान को दिया है, अगर हम पॉजिटिव वे में उसको यूज करें, और बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज हर स्कूल में होनी चाहिए, ये ताकि वो उनका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समटाइम्स ऐसी चीजें आती हैं मोबाइल पे या इंटरनेट पे जो बच्चों ने नहीं देखनी होती, वो जब उनको पता चलेगा कि हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इन चीजों के ऊपर करना है जिसमें रिसर्च है, हमारा जो है वो हमने कोई जर्नलिस्ट वाला काम करना है, या हमने कोई भी ऐसी बुक लिखनी है या कोई टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, तो जब वो उसके ऊपर अपना एनर्जी करेंगे यूज, तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिविटी आएगी। और ये बहुत जरूरी है कि आईटी, ये आपका जो काइंड सजेशन है बहुत कंसीडरेबल है, और उस पर ही हम समझते हैं कि अगर काम किया जाए, उस्ताद काम करें, प्रिंसिपल काम करें, तो बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अच्छी बुनियाद रखी जा सकती है। बिनिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। ऑल दो आपसे हरमीत, आज हमारा आखिरी शो है। आखिरी शो से मुराद ये नहीं है कि आज के बाद हम आपके सामने आएंगे नहीं, स्क्रीन पर शो नहीं करेंगे। आज इस साल का आखिरी शो है, क्योंकि आज जुम्मा है, और आज ये जुम्मे की अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे इज़ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द 2023, और इसके अलावा फिर आगे 2 दिन हमारी छुट्टी है। मंडे को एक नए साल के साथ, नई सोच के साथ और नई चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन कोशिश करें कि साल के जो आखिरी 2 दिन है, अगर कोई काम नामुकम्मल रह भी गया है तो मायूसी के साथ अगले आने वाले साल में कदम ना रखें। हम बड़ा डिस्कस करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हरमीत, हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी यकीनी तौर पर की होंगी जिसमें मायूसी की बात हो सकती है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर की हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर हमारी माशरती सूरत हाल, हर चीज़ को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मुआशरा, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम सबको मिलकर अपना इनफरादी किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम हुक्मरानों की बात करते हैं, लेकिन रियाया बेहतर होगी तो हुक्मरान भी बेहतर होंगे। तो इंतखाबात आ रहे हैं, या आपने अपना खुद एहतसाबी करनी है, तो उसके लिए ये 2 दिन बेहतरीन है, इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को, यानी नए साल को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।